अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 13 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में इन न्यू वर्जन, जो आई थिंक पहले से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी क्वांटिटी को भले ही कम किए गए हैं बट क्वालिटी जो है उसे बढ़ाया गया है। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। ऑल राइट गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग देखते हैं, देखिए एक नज़र डालते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ पे जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सुकागू उपयोग के लिए तैयार है, इसे किस देश ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कारक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था। ओके एंड यस, देखिए नेक्स्ट हमारा नेशनल न्यूज़ स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यात्रा का उद्घाटन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है। हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑल राइट गाइज, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारे क्वेश्चंस को इन डिटेल्स। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, नाउ हम लोग देखते हैं कंट्री इन न्यूज़। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्री इन न्यूज़, दैट इज फ्रांस। फ्रांस के बारे में जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, सो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अभी फ्रांस के द्वारा फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास जो कि स्पेस में स्टार्ट करने जा रहा है। कौन सी कंट्री? फ्रांस। ठीक है, दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास, जिसका नेम क्या दिया गया है। इसका नेम जो है, देखिए बेसिकली ये फ्रांस का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इसी के ऊपर, इसी की याद में, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो नेम था, इसी का नेम जो है उसकी याद में रखा गया है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम। ठीक है, तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नेम क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं पहले बता चुकी हूँ, सो जल्दी से बताइए इसका कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे स्पेस में स्टार्ट किया गया है फ्रांस के द्वारा। ओके गाइज, नाउ हम लोग देखते हैं मैप पे। देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। ओके, और इसके नॉर्थ वेस्टर्न में इधर यूरोप है, और यूरोप का इधर देखिए इस रीजन में जो है वेस्ट में यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री, दैट इज फ्रांस। अगर रशिया और यूक्रेन के बाद देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, यूरोप का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया और यूक्रेन के बाद। ठीक है, और साउथ वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री है फ्रांस। ऑल राइट, नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैप पे। देखिए ये है फ्रांस का मैप, जो कि बहुत सारे कंट्री से अपना बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ देखिए एंडोरा हो गया, एंडोरा देखिए ये रहा, इससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। स्पेन है, यहाँ मोनाको है, इटली हो गया, इधर स्विट्ज़रलैंड देखिए ये पार्ट जो है स्विट्ज़रलैंड का। इधर देखिए जर्मनी का पार्ट है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है, ये लग्जमबर्ग का है ये। एंड इधर देखिए ये बेल्जियम का है। ओके गाइज, एंड इधर देखिए ये फ्रांस का जो ये नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इधर ये यूके हो गया। ओके, और यूके के बीच में जो है, यूके और फ्रांस के बीच में जो है ये रहा इंग्लिश चैनल। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश चैनल जो है ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आता है। ओके, तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के बीच आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, और फ्रांस देखिए यही नहीं है, ये जो है देखिए यहाँ पे ये सिर्फ ये लैंड पार्ट जो है आप देख रहे हैं यहाँ नहीं है, इतना ही नहीं है, बल्कि यहाँ देखिए ये जो रीजन आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, कोस्टा, ये सॉरी देखिए
ये रीजन जो है आइलैंड, इधर देखिए मेडिटेरियन सी हो गया, ये पार्ट जो है मेरिटाइन बाउंड्रीज का साउथ में शेयर होता है, फ्रांस के साउथ में। और ये पार्ट जो है कॉर्सिका आइलैंड, ये मेडिटेरेनियन सी में है कॉर्सिका आइलैंड, ये भी फ्रांस का पार्ट है, ठीक है, ये फ्रांस के पार्ट में आता है। जिस तरीके से हमारे इंडिया के नीचे जो श्रीलंका है, श्रीलंका जैसे जिस तरीके से मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है श्रीलंका से, बट श्रीलंका जो है इंडिया का पार्ट नहीं है। बट यहाँ देखिए ये फ्रांस का पार्ट है, कॉर्सिका जो आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। ओके, तो इसे भी याद रखिएगा, ये एक छोटा सा आइलैंड है। ओके, और यहीं तक सीमित नहीं है, फ्रांस का पार्ट जो है बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज हैं, ओवरसीज रीजन हैं इन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, यूरोप से बाहर, जो कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है, ठीक है, फ्रेंच का पार्ट है। लाइक हो गया आपका फ्रेंच गुआना जैसे हो गया। फ्रेंच गुआना कहाँ है? ये आपका साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में जो पड़ता है फ्रेंच गुआना। और भी बहुत सारे ऐसे ओवरसीज रीजन हैं, ऐसे आइलैंड हैं जो कि अटलांटिक ओशियन में है, पैसिफिक में है, इंडियन ओशियन में है। बहुत सारे ऐसे रीजन जो है वो फ्रांच एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं, यानी फ्रांस का पार्ट माना जाता है, ठीक है। वहाँ के सिटीजन जो है वो वहाँ के जो भी सिटीजन है उनके पास फ्रांस की नागरिकता है, ठीक है। वहाँ के लोग फ्रांस के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। नाउ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए फ्रांस को जो है लैंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ फार्मर्स। ओके, फ्रांस में बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ देखिए सिएन हो गया, सिएन जो है आपका ये रहा, देखिए ये लोरे हो गया, लियोन, और भी बहुत सारी नदी है जो कि एक फर्टाइल लैंड देती है यूरोप में। अगर रसिया और यूक्रेन के कुछ रीजन को छोड़ के बात करें तो फ्रांस की लैंड जो है ये काफ़ी फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर ग्रेप्स की प्रोडक्शन जो है काफ़ी मात्रा में की जाती है। ग्रेप्स अंगूर की प्रोडक्शन जिससे जो है वाइन बनाई जाती है, और फ्रांस जो है वाइन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, राइट। फ्रांस जो है वाइन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसके लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर वीट की भी प्रोडक्शन काफ़ी होती है, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं जिसको फ्रांस एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ को। ओके, एंड नेक्स्ट देखिए फ्रांस का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है इसे यहाँ लोकेटेड है, देखिए स्विट्जरलैंड, एंड ये इटली हो गया, ठीक है। तो इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे यहाँ पे फ्रांस का सबसे ऊंचा पॉइंट जिससे मॉन्ट ब्लैंक कहा जाता है, मॉन्ट ब्लैंक, ये फ्रांस का सबसे ऊंचा पॉइंट है जो लोकेटेड है इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे, अल्पास पे, ठीक है, अल्पास के ऊपर ये पॉइंट है माउंट ब्लैंक। ओके, वेस्टर्न यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट है ये, और पूरे यूरोप की बात करें तो पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट किसे बोला जाता है? माउंट एल्बरस को। ऑलराइट, नाउ फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, पेरिस जो है इसे क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का दिल, हार्ट ऑफ फ्रांस किसे बोला जाता है? पेरिस को। पेरिस जो है ये फ्रांस का लार्जेस्ट सिटी है और मेन कल्चरल और कॉमर्शियल सेंटर है फ्रांस का, जो कि फैशन हाउस के लिए काफ़ी फेमस है पेरिस, ठीक है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट है यहाँ, लाइक एफिल टावर हो गया, एफिल टावर आपका पेरिस में है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप फ्रांस के बारे में नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके गाइज, फ्रांस के प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में कौन है आप लोग जानते हैं? इमैनुअल मैक्रोन हो गए। लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट बोला जाता है, और एंड करेंसी क्या है? यूरो है। ओके, नाउ मूव करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्रिकेट के 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन्स इन क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में जो है 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मिथाली राज। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिथाली राज जो है क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ओके, नाउ देखिए एक्स्ट्रा मसाला दैट इज इम्पॉर्टेंट। बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रिसेंटली ही इसे दिया गया है। बीबीसी की तरफ से यह अवार्ड दिया जाता है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। ये बीबीसी की तरफ से ये दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। तो देखिए बीबीसी की तरफ से इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020
के लिए सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर जो है किन्हें दिया गया है, ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को, राइट। कोनेरू हम्पी, ये रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है। कोनेरू हम्पी जो चेस की प्लेयर हैं, जो सबसे कम उम्र की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं, तो इन्हें जो है बीबीसी की तरफ से जो है ये स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का सबसे सर्वोच्च भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। और दूसरा देखिए, बीबीसी का दूसरा अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, स्पोर्ट्स वुमेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किन्हें दिया गया है, वो दिया गया है अंजू बेबी जॉर्ज को। ओके, ये हाई जंप की प्लेयर है। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो रिसेंटली ये सारे न्यूज है रिसेंटली के हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, दूसरा देखिए, फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? आर अश्विन ने। ठीक है, इसका राइट आंसर आर अश्विन होगा। 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 में टोटल 5 प्लेयर थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 5 खिलाड़ी कौन थे, आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, विश्व क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मिथाली राज। तो विश्व में ये विश्व क्रिकेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला मिथाली राज है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे हैं चार्लोटे एडवर्ड्स। ओके, ये पहली खिलाड़ी हैं, जो पहली महिला क्रिकेटर हैं जो 10,000 रन बनाने वाली हैं। ठीक है, क्रिकेट में आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आप लोग सबको पता होगा, कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था आईपीएल 2020 का आयोजन। एंड नेक्स्ट आईपीएल जो होने वाला है वो 9 अप्रैल से होने वाला है, कहाँ? इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ओके, नाउ आईसीसी के बारे में। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे फॉर्मेशन किया गया था 1909 में। चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले जो है चेयरपर्सन है आईसीसी के। और सीईओ कौन है? मनु साहनी। ओके, मनु साहनी जो है ये आईसीसी के सीईओ हैं, ये भारतीय मूल के हैं। ओके, तो याद रखिएगा। बीसीसीआई के बारे में बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। ओके, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यात्रा का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द पद यात्रा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन 12 मार्च 2021 टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, ये पद यात्रा जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए हुई है। ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार इस महोत्सव को 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो जिसमें इस महोत्सव में जो है बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये पदयात्रा उन इवेंट्स में से एक है जो गुजरात के अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया। कहाँ किया गया स्टार्ट इसे? पदयात्रा को गुजरात के अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। ओके, और इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो है 75 इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है 75 इवेंट, जैसा कि 75 साल पूरे होने वाले हैं तो 75 इवेंट्स जो है वहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। लाइक देशभक्ति प्रोग्राम हो गया, बाइक रैलीज हो गए, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, तो कुल 75 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इस हमारा जो महोत्सव है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस महोत्सव के तहत। ठीक है, और एंड सिर्फ गुजरात के द्वारा ही नहीं, इस महोत्सव को नेशन वाइज सेलिब्रेट किया जा रहा है। कई सारे स्टेट के द्वारा, महाराष्ट्र हो गए, यूपी, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, दिल्ली, ये सब स्टेट के द्वारा जो है इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करके। ओके, तो अच्छा, इस पदयात्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यह पदयात्रा जो है इसका जो डाटा देखिए आप, 12
12 मार्च को इसे स्टार्ट किया गया है। 12 मार्च को इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें इसे स्टार्ट किया गया है गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया गया है? साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया है, जिसमें 78 पदयात्री शामिल किए गए हैं। तो ये डेटा देख रहे हैं आप, 12 मार्च साबरमती आश्रम। तो यहीं से ये क्यों स्टार्ट किया गया है, इसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ से इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो है 12 मार्च 1930, आप लोग को याद होगा, 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी, हमारे जो राष्ट्रपिता थे, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ही 78 अनुयायियों के साथ यात्रा प्रारंभ किए थे, यानी पदयात्रा प्रारंभ किए थे, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो साबरमती से दांडी तक पहुंचकर 6 मार्च को यात्रा समाप्त किए थे। और ये पद यात्रा जो है ये भी आपका 12 मार्च से स्टार्ट किया गया है और 6 अप्रैल तक ये इसे समाप्त किया जाएगा। तो दोनों में सिमिलरिटी है। ये भी 25 दिनों का है और ये भी 25 दिनों का यात्रा था, दांडी मार्च जो महात्मा गांधी किए थे। टोटल 241 मील की ये यात्रा होगी, पद यात्रा जो अभी स्टार्ट की गई है। ऑलराइट, तो ये जो दांडी जो महात्मा गांधी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था, साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचकर उन्होंने यात्रा को समाप्त की थी, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है। और दांडी मार्च अंग्रेजों के जो नमक कानून थे उसके खिलाफ स्टार्ट किया गया था, राइट, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आता है। ये जो दांडी मार्च है वो किस आंदोलन के अंतर्गत आता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। ओके, तो इसलिए 12 मार्च को ही ये पदयात्रा स्टार्ट किया गया है और 6 मार्च को इसे समाप्त किया जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो कहाँ किया था? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। नमक सत्याग्रह किस सन आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में। दांडी मार्च इसे ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। ओके, तो 1930 में से स्टार्ट किया गया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आता है। गांधी का दांडी मार्च किस सत्याग्रह का हिस्सा है? तो गांधी का जो दांडी मार्च है किस सत्याग्रह का हिस्सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। ओके, आजादी के 75वें सालगिरह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा उत्सव लॉन्च किया गया है? तो कौन सा उत्सव लॉन्च किया गया? आप लोग को नेम याद रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव। ओके, महात्मा गांधी ने किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस वर्ष की थी कांग्रेस की अध्यक्षता? 1924 में, राइट। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में जो हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? महात्मा गांधी ने। ओके, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑल राइट, एंड गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, जहां से दांडी मार्च आरंभ की गई थी? तो ये आश्रम जो है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1915 में। ठीक है, 1915 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल राइट गाइज, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग को याद रखना है। ओके, नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ब्रह्म कुमारी इज डेड एट द एज ऑफ 93। व्हाट वाज हिज नेम? व्हाट वाज हर नेम? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो देखिए, ब्रह्म कुमारी की सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस संस्था का पूरा नेम है प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओके, ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी एक आध्यात्मिक संस्था है जो मानव कल्याण की दिशा में उपयोग करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1930 में की गई थी। काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्म कुमारीज। ठीक है, 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर थे लेखराज कृपलानी। ओके, ये इसके फाउंडर थे ब्रह्म कुमारीज के।
तो क्वेश्चन है ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासक कौन थी जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है 93 वर्ष की एज में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादी हृदय मोहिनी। ठीक है, पिक्चर में देखिए ये दादी हृदय मोहिनी है जो कि ब्रह्म कुमारीज की मुख्य प्रशासक थी। ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी ब्रह्म कुमारीज की दादी हृदय मोहिनी, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आध्यात्मिक संस्थान ब्रह्म कुमारीज के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम लोग ने देखा लेखराज कृपलानी। ओके। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1828 में आई थिंक स्थापना इसकी ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। बलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। एंड तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्बोधिनी सभा के संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, देवेंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक, अभिनव भारत सोसाइटी या फिर यंग इंडिया सोसाइटी बोल लीजिए आप, तो यंग इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, यानी वीडी सावरकर जो थे वो यंग इंडिया के फाउंडर थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? रिसेंटली हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ क्वाड कंट्रीज फ्रॉम इंडिया? तो देखिए क्वाड कंट्रीज, इसमें 4 कंट्रीज शामिल है, 4 कंट्री का जो है ये समूह है क्वाड। ठीक है, तो इसका जो अभी रिसेंटली वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई है, फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग थी, तो इसमें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वाड देशों की पहली वर्चुअल मीटिंग में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। क्वाड की बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ओके, जो कि इसके अंतर्गत 4 कंट्रीज हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं जो बाइडन है, यानी यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन, यूएसए इसमें शामिल है। ये है ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। जापान के पीएम है योशिहाइडे एंड नरेंद्र मोदी। तो ये 4 कंट्रीज जो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इस ग्रुप में शामिल है, क्वाड ग्रुप में। क्वाड का मकसद है एशिया पैसिफिक रीजन, यहाँ जो है आप देख रहे हैं मैप पे, एशिया पैसिफिक रीजन में शांति और शक्ति का बहाली करना और बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, यानी जो है चाइना का जो आक्रामक व्यवहार है उस पर लगाम लगाया जा सके, इसलिए क्वाड को बनाया गया। पूर्वी और दक्षिणी सागर में चाइना का ज़्यादा जो अपना पैर पसार रखता है, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए आप कह सकते हैं इस क्वाड को बनाया गया था। ओके, ऐसा चाइना को भी लगता है। तो याद रखिएगा क्वाड कंट्री में ये 4 कंट्री जो हैं शामिल हैं। इसे जो है क्वाड ग्रुप को जो है 2007 में जापान के फॉर्मर पीएम शिंजो आबे के द्वारा जो है क्वाड का प्रस्ताव पेश किया गया था। यानी क्वाड को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए जो है जापान के फॉर्मर सीएम, पूर्व सीएम जो थे शिंजो आबे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था 2007 में। और उसके बाद जो है 2017 में इसका गठन किया गया था। क्वाड का गठन कब किया गया है? 2017 में इसका गठन किया गया है, जब चारों कंट्रीज इस प्रस्ताव का समर्थन किए, उसके बाद इसकी गठन की गई। और 2019 में सभी देशों के विदेश मंत्री जो हैं इसको लेकर के एक पहली मीटिंग आयोजित किए थे। ठीक है, कहाँ? न्यूयॉर्क में। 2019 में पहली मीटिंग आयोजित की गई थी न्यूयॉर्क में। ओके, क्वाड की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। ब्रिक्स जो कि देखिए न्यूज़ में है अभी, आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर जो है अभी रिसेंटली ब्रिक्स के द्वारा, ब्रिक्स संपर्क समूह के द्वारा जो है भारत एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और भारत की ओर से भारत जो है इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो ब्रिक्स इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कौन कौन सी कंट्री हैं? ब्राज़ील,
रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ये 4 कंट्रीज जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इनिशियली ये 4 मेंबर थे ब्रिक में। तो उस टाइम ब्रिक था 2009 में इसका एस्टैब्लिशमेंट की गई थी एंड 2010 में 2010 में उसके बाद साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया। ठीक है, तो ब्रिक्स हो गया। तो इसका कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है जहां इसका समिट होता है, वो कंट्रीज का हेडक्वार्टर यानी वो होस्ट करता है। लास्ट समिट हुआ था ब्रिक्स का, लास्ट समिट यानी 12th समिट जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, जिसे रसिया होस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है 13th जो इसका समिट होगा 2001 में, उसे इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो इंडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके बारे में देखिए ये भी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली ही IOC के जो प्रेसिडेंट है उनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक, राइट। इनके कार्यकाल को जो है इंक्रीज किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ठीक है, नेक्स्ट सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो है इसमें 8 मेंबर है, 8 मेंबर है, टोटल 8 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन सी कंट्री है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। नेक्स्ट देखिए बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बांग्लादेश के ढाका में। ऑल राइट, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है सारे पॉइंट। एंड यस, एक और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके न्यू अभी जो डायरेक्टर जनरल है न्यू अपॉइंट की गई है, उनका नेम क्या है? फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है नगोजी ओकोंजो इवेला, राइट। तो ये जो है अफ्रीकन है एंड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। किस राज्य ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरुआत की है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड द अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये अर्जुन सहायक इरिगेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। ओके, याद रखिएगा, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना। नाउ यूपी न्यूज़ में है, अभी रिसेंटली गुड़ महोत्सव का आयोजन, गुड़ महोत्सव या फिर जौगरी महोत्सव का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? यूपी में ही किया गया है। यूपी के लखनऊ में जो है गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। यूपी गुड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत, और भारत जो है इन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में गुड़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, नेक्स्ट संचारी रोग नियंत्रण अभियान, ये भी यूपी में इसकी शुरुआत की गई है। किसान कल्याण मिशन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क किनारे स्थित सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय भी, ये डिसीजन भी यूपी गवर्नमेंट का ही है। यूपी में जितने भी सड़क किनारे जो धार्मिक संरचना है उनको हटाने का निर्णय लिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महिला मोहल्ला क्लिनिक, स्पेशल महिला मोहल्ला क्लिनिक को शुरू करने की घोषणा जो है ये किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ओके गाइज, ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूपी के बारे में थी जो रिसेंट न्यूज़ में है। ठीक है, यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर है। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, कैपिटल लखनऊ हो गया। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। कितने डिस्ट्रिक्ट है? टोटल 75। पॉपुलेशन वाइज ये सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एंड एरिया वाइज कितने नंबर पे है? आता है 4th नंबर पे आता है। ठीक है, और नेशनल पार्क आपका यूपी का दूधवा नेशनल पार्क हो गया, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। दूधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया? चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किए गए हैं GP सामंत। ठीक है, GP सामंत याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके जो प्रमुख होते हैं यानी मुख्य सांख्यिकीविद उन्हें कहा जाता है।
तो ये अभी प्रेजेंट में जीपी सामंत के अपॉइंट किए गए हैं और ये जो है छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इनसे पहले मुख्य सांख्यिकीविद थे और इनको रिप्लेस करके जीपी सामंत को बनाया गया है। ठीक है, इस कमीशन के बारे में बात करें, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक आर्थिक कमेटी थी जिसका नेम था आर्थिक सलाहकार समिति। उसकी रिकमेंडेशन पे जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना करने की निर्णय लिया गया था। ठीक है, 2005 में ये निर्णय लिया गया था। आफ्टर दैट 2008 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। ओके, याद रखिएगा। एंड फर्स्ट जो थे भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद थे वो कौन थे? प्रणव सेन। ठीक है, प्रणव सेन है, सॉरी, यहाँ देखिए ये ऑप्शन में भी दिया गया। प्रणव सेन जो थे ये भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद थे। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 17 में, राइट। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में डिक्लेयर करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39। ऑल राइट, इसका राइट आंसर 39 होगा, आर्टिकल 39। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, एकमात्र राष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर 2 बार लगातार रहे थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ये डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, डीपीएसपी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये किस कंट्री से ली गई है? आयरलैंड से, राइट। नेक्स्ट, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 जो है ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 79 आपका इसमें संसद का जिक्र है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 81 किससे रिलेटेड है? लोकसभा से, राइट, लोकसभा की संरचना से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, तो याद रखिएगा। हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। ओके गाइज, आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। देन प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सुगाकू उपयोग के लिए तैयार है। इसे किस देश के द्वारा बनाया गया है? द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सुगाकू इज रेडी फॉर यूज। विच कंट्री हैज बिल्ट इट? देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जिसका नेम दिया गया है क्या? सुगाकू। ठीक है, क्या नेम है? सुगाकू। इसे तैयार किया गया है किस कंट्री के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जापान। जापान में इसे बनाया गया है जिसका नेम दिया गया है सुगाकू, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, भारत में जो निर्माण किया हुआ प्रथम सुपर कंप्यूटर है, भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका नेम क्या है? परम, राइट। परम जो है इंडिया में निर्मित फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान नेशनल स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूशन कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था, भारत का जो पहला कंप्यूटर था। नेक्स्ट देखिए, विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत का जो सुपर कंप्यूटर है, भारत में जो निर्मित सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, उस सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान प्राप्त है? इसे 63rd, ठीक है, 63वां स्थान जो है वो परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर भारत का है, उसे प्राप्त है। ओके, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ जापान के बारे में बात करें तो जापान के अभी प्रेसिडेंट कौन है? योशिहाइडे सुगा, आप लोग जानते हैं। कैपिटल क्या है जापान का?
टोक्यो, जहां रिसेंटली अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक जापान में। ओके, एंड रिसेंटली देखिए जापान में 11 मार्च को जापान गवर्नमेंट ने इस डेट को 11 मार्च को वहाँ अभी न्यूज़ में था, इस वजह से क्योंकि इस डेट को भूकंप, सुनामी और फुकुशिमा परमाणु आपदा की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। यानी 11 मार्च को जो है 10 साल पहले 11 मार्च को काफ़ी भारी मात्रा में भारी तीव्रता के साथ जो है यहाँ भूकंप आया था, सुनामी आया था, काफ़ी नेचुरल डिजास्टर हुई थी यहाँ पे जापान में। ठीक है, तो इस डेट को जो है बेसिकली 11 मार्च को चिन्हित किया जाता है इतिहास के सबसे खराब प्राकृतिक आपदा के रूप में। ओके, काफ़ी लोगों का जो है काफ़ी लोगों ने जान गंवाई थी। ओके, तो इसलिए जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, हम लोग इसके बारे में जापान के बारे में अभी न्यूज़ में है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल्स से जापान के बारे में। ऑल राइट गाइज, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ऑडियो कैसेट टेप का आविष्कारक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? रिसेंटली द इन्वेंटर ऑफ ऑडियो कैसेट टेप पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? देखिए, ऑडियो कैसेट टेप, जो ऑडियो कैसेट टेप जो था, ऑडियो कैसेट का जो टेप था, उनके जो इन्वेंटर थे, उनके जो आविष्कारक थे, उनका रिसेंटली निधन हो गया है। तो उनका नेम क्या था? उनका नेम था लू ओटेंस। कौन थे? ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक का क्या नेम था? लू ओटेंस, जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का आपका सेकंड क्वेश्चन था एंड इम्पॉर्टेंट भी है। लू ओटेंस जो कि ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक हैं। ओके, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जानते हैं हम लोग कैसेट टेप के बारे में। 1960 में 1960 में इस कैसेट टेप को इंट्रोड्यूस किया गया था। तब 1960 में लू ओटेंस जो थे, लू ओटेंस जो इसके आविष्कारक थे, वो फिलिप्स के प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड बन गए थे। उस टाइम उनकी जो टीम थी वो कैसेट टेप की डेवलपमेंट की थी और इसके बाद करीब 100 बिलियन कैसेट टेप जो है वो दुनिया भर में सील किया गया था। और 1963 में 1960 में से इंट्रोड्यूस किया गया था, बनाया गया था। उसके बाद जो है 1963 में बर्लिन के रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मेले में यानी फेयर में इसे प्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था इस टेप को, और काफ़ी सफलता मिली थी उस टाइम, दुनिया भर में सफल हो गया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, ऑडियो कैसेट टेप के बारे में। याद रखिएगा इसके इन्वेंटर कौन थे? लू ओटेंस, जिनका रिसेंटली जो है निधन हो गया है। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी एंड उनके जो इन्वेंटर हैं। देखिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। ब्लड ग्रुप के इन्वेंटर कौन है? कार्ल लैनिस स्टेनर, ब्लड ग्रुप के इन्होंने खोज की थी। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट के इन्वेंटर कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। माइक्रोफोन के इन्वेंटर कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल माइक्रोफोन को इन्वेंट किए थे। पीरियडिक टेबल को इन्वेंट किसने किया? डिमिट्री मेंडलीव ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन के इन्वेंटर कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंड रेडियो के इन्वेंटर किन्हें माना जाता है? गुलिल्मो मार्कोनी को। ठीक है, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं आपके जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, आप लोग को याद रखना है। सारे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है, सो सारे को आपको नोट करना है। ओके गाइज, सो नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना? किस स्टेट के द्वारा किस राज्य के द्वारा किसान फसल राहत योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसान फसल योजना जो है इस योजना का उद्घाटन जो है ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ देखिए, इसका राइट आंसर जनसंख्या एंड मनीष मित्तल ने दिया है। ओके, झारखंड के बारे में इन्होंने दिया नेशनल पार्क। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क हो गया, राजवेरा डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया वाइज रैंकिंग झारखंड किस नंबर पे आता है? 15th नंबर पे आता है, 15वां सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। पॉपुलेशन वाइज 14th नंबर पे है। एंड यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। एंड गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये सारे
इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ इन्होंने आंसर किया है। वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को यंग ग्लोबल लीडर की WFF सूची में जगह दी गई है? विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन इंक्लूडेड इन द ग्लोबल लीडर्स WFF लिस्ट? WFF लिस्ट के ग्लोबल लीडर की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को जगह दिया गया है? ऑप्शन ए कटरीना कैफ, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी सोनम कपूर एंड ऑप्शन डी करीना कपूर। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। और भी जो क्वेश्चन ऊपर पूछे गए हैं उसका भी आंसर आप लोग को इसके साथ साथ देना है। ऑलराइट गाइज, सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स विथ फुल ऑफ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ भी अगर गलती हुई हो हमसे माफ़ कीजिएगा। एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।